प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बधाई इस बार कुछ खास रह गई। बधाई देने के लिए ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, मोदी ने फोन उठाया और फिर जो बातचीत हुई वो दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच रिश्ते के लिए काफी अहम संकेत छोड़ गई। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ट्रंप की तरफ से जो बेतुके बयान आ रहे थे, 50% टैरिफ के फरमान आए, इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि भारत और अमेरिका के बीच 25 साल से चले आ रहे गहरे सामरिक और कारोबारी रिश्ते में कहीं दरार तो नहीं आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर ट्रंप के फोन कॉल ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ट्रंप जो पहल कर रहे हैं उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ कर दी और ये तारीफ ट्रंप को बेहद पसंद आई और इसके लिए ट्रंप ने मोदी को धन्यवाद भी दिया। दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता भी जताई। और जब ये सारी बातें फोन पर हो रही थी ना, उससे ठीक चंद घंटे पहले दिल्ली में दोनों देशों के चीफ नेगोशिएटर्स की अहम बैठक हुई और मैराथन बैठक में जो 7 घंटे तक चली, यह तय किया गया कि भारत और अमेरिका के बीच डील जल्द से जल्द करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। तो तेजी से बदले ये घटनाक्रम क्या संकेत देते हैं, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मौका था पीएम मोदी के 75वें बर्थडे का। ये मौका और भी खास इसलिए बन गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी के लिए कॉल आया। इस बातचीत का इंतजार महीनों से था। पीएम मोदी का बर्थडे भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए एक अवसर लेकर आया। पीएम मोदी के बर्थडे के कारण भारत अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से जमी बर्फ पिघल गई। एक अरसे के बाद भले ही पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में वही गर्माहट रही। ट्रंप ने खुद भी ट्रुथ सोशल पर लिखा, अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा, नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फोन कॉल के जरिए भारत अमेरिका के बीच रिश्ते को नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब में ट्रंप को फोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए थैंक यू मेरे दोस्त कहा। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका रिश्ते और ग्लोबल पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे पोस्ट करके लिखा है कि मैं यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की पहल के लिए आपकी कोशिश का समर्थन करता हूं। पीएम मोदी के लिए जन्मदिन पर ट्रंप का ये कॉल साफ इशारा करता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। टैरिफ टेंशन से जो कुछ तल्खियां आई थी वो अब दूर हो रही हैं। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि ट्रेड को लेकर अमेरिकी नेगोशिएटर के साथ दिल्ली में 7 घंटे से ज्यादा तक बातचीत हुई और ये सकारात्मक रही। पहली बात तो ये युद्ध नहीं है, एक परिस्थिति है। अंग्रेजी में इसको सिचुएशन बोलते हैं। एक परिस्थिति है, उसके समाधान के लिए हमारी कई दिनों से, कई महीनों से बातचीत चल रही है। और आपने देखा होगा कि कल यूएस के प्रतिनिधि दिल्ली में थे, पूरे दिन भर बैठक चली, बातचीत चालू है। कल माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मुझे लगता है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स मित्र देश है, हमारे दोनों नेता मित्र हैं और आगे चल के हर एक परिस्थिति का समाधान हो। उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे और बायलैटरल मीटिंग कॉमन। जाहिर है एक हफ्ते पहले ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी से रिश्ते पटरी पर लाने के लिए जो कोशिशें शुरू की थी अब परवान चढ़ रही हैं।
तो क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम ट्रेड डील की तरफ और भी सकारात्मक कदम देखेंगे? क्या टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर जो कांटे रिश्तों में आ गए थे वो अब निकल गए हैं और ट्रंप भारत के लिए क्या फिर से भरोसेमंद पार्टनर बन रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, GTRI के फाउंडर जय श्रीवास्तव जी हैं, JNU में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। शुरुआत में वीना सिकरी मैम आपसे करना चाहूँगा कि हम लोग इससे पहले भी एक दो मौके पर बातचीत किए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मोदी के रिश्ते, भारत US के रिश्ते पे बातचीत हुई, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत और बातचीत को जिस तरीके से सोशल मीडिया ट्रूथ पे जिन शब्दों के साथ खुलासा किया गया, वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए, पहले इसी महीने में पहले 6-7 तारीख को एक और भी अच्छा संदेश आया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका जवाब भी बड़े सही तरीके से दिया था। और उसके बाद उनके एक एडवाइजर आए हैं इंडिया एक दिन के टॉक्स के लिए। फॉर्मल टॉक्स नहीं है, ट्रेड टॉक्स में 6th राउंड अभी होना है, उसकी तारीखें भी तय होनी है, लेकिन एज अ प्रिकर्सर टू द टॉक्स एक उनके बंदे आए थे और लगता है कि उनकी जो डिस्कशन हमारे लोगों के साथ हुई, कॉमर्स मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उनकी अच्छी बातचीत हुई है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के सालगिरह के मौके पे 75th उनका बर्थडे आज है, ये बहुत अच्छा अवसर है और हम भी अपने प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल बेस्ट विशेस देते हैं, उनकी लंबी उम्र और सक्सेस और गुड हेल्थ के लिए उनको बेस्ट विशेस देते हैं। और इस मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया और ये सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने टेलीफोन किया और बातचीत बड़े फ्रेंडली तरीके में हुई। और पहली बार जो उन्होंने उसका सिनॉप्सिस अपने ट्रूथ सोशल पे दिया, उसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने पहले नाम से भी पुकारा और कहा कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं और हम इसे कायम रखना चाहते हैं और सारे एग्रीमेंट। और फिर उन्होंने ये भी दोहराया कि जो उक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सपोर्ट है कि अमेरिका इसके लिए एक पीसफुल सोल्यूशन, कुछ पीस अग्रीमेंट, सीजफायर अग्रीमेंट कुछ ढूंढे और इसको अमल करे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कहा। तो इसका लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो अब ट्रेड डील को जल्द ही जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि हम, भारत भी यही चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहें। और वाकई हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले तौर पे और बल्कि 21वीं सदी में हमारी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ हुई थी, उसके बाद सारे प्रेसिडेंट्स ने, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, उन्होंने यही कहा है कि भारत अमेरिका का जो रिश्ता है वो 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। और हर एक प्रेसिडेंट ने यही कोशिश की कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और चीजें ऐड करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले दौर में जो समिट लेवल मीटिंग्स क्वाड की, USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनकी समिट लेवल मीटिंग्स भी शुरू की थी। और इस साल समिट लेवल की मीटिंग भारत में होने वाली है। अभी कुछ तारीख वगैरह तो फैसला नहीं हुआ है इसलिए। और वाकई एक ये बात है कि वो चाहते हैं कि चलो भारत के साथ के रिश्ते जो पहले सब कह रहे थे इसी को कायम करें। दूसरी बात ये है, मैंने देखा है कि जो उनके टैरिफ का प्रोग्राम है उसमें काफी बाधाएं आ रही हैं। अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है और जैसे देखिए चीन से जो उस पे मैं आऊँगा, उस पे मैम मैं आपसे आगे चल के इस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछूंगा मैं। लेकिन एक सवाल मैं नरेश कौशिक जी आपके पास लेकर आना चाहूँगा कि आपने दोनों लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को देख लिया होगा, आपको सबसे ख़ास बात क्या लगी या फिर अभी के माहौल में अनयूजुअल कुछ लगा क्या आपको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि
डोनाल्ड ट्रंप वो एक बुली के तौर पर माना जाता है, जैसे स्कूल बॉय बुली होते हैं उस तरह से। और भारत ने एक अपनी रीढ़ का परिचय देकर ये सिद्ध किया कि वो किसी बुली के उसमें झुकाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि बुली को अगर आप झुकाएंगे, जब अगर बुली के सामने झुकेंगे तो आपको और झुकाएगा। तो भारत ने ये नहीं किया। उससे ये हुआ कि भारत का कद, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इससे मजबूत ही हुआ। और इसके अलावा जो भारत ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जो चीन गए, पहला संकेत तो उन्होंने शी के साथ और पुतिन के साथ बहुत अच्छी तरह से हाथ मिलाकर, उनके बहुत क्लोजअप वाली तस्वीरें आप देखिए, उससे एक संदेश दिया कि देखिए हमारे पास विकल्प हैं। दूसरा उन्होंने संदेश दिया, अगले दिन उस समारोह में ना रहकर जिसमें चीन अपना सैन्य प्रदर्शन कर रहा था, तो यह भी एक तरह का संकेत था अमेरिका को कि हम जो हैं आपके साथ, अभी तक हमने रिश्ता खत्म नहीं किया है, हमारे चीन अभी भी हमारा प्रतिद्वंद्वी है। तो इसके बाद ये लगता है कि ट्रंप को ये लगा कि ये हम खुद ही नुकसान कर रहे हैं। और उन्होंने जो पहले इसके बाद जो किया, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं जो वहां चीन में हो रहा है। तो जाहिर है कि उन्होंने बहुत ध्यान से वो तस्वीरें देखी। इसके अलावा उन्होंने अपने उन विशेषज्ञों की बातें भी सुनी होंगी जो कह रहे थे कि भारत के साथ आप जो ये रिश्ता बिगाड़ रहे हैं, ये 25 साल से जो तमाम सरकारें कोशिश कर रही थी उसको आप एक तरह से खत्म कर रहे हैं, और एक तरह से आप स्थायी एक लास्टिंग डैमेज रिश्तों में ला सकते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने तभी से धीरे धीरे शुरुआत की। आपको याद होगा जो पहली जो उनका ट्वीट थी या एक्स पर जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो दोनों को मैंने खो दिया है, रूस और भारत। लेकिन अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भारत को नहीं, मुझे नहीं लगता हमने भारत को खो दिया है। और उसके बाद के जो ट्वीट हैं, और खासकर ये जो कल परसों के जो हैं, ये तो और ज्यादा इस बात को संकेत देते हैं कि ट्रंप ने इस बात को समझ लिया है कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक उसका एक ऐसा दोस्त है जिसका सिर्फ ये ट्रेड तक ये मामला सीमित नहीं है। भारत का स्ट्रेटेजिक जो महत्व है, भारत वो का काफी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है जी, उस तरह से भारत बहुत निर्णायक भूमिका भारत की है। और ये अमेरिका के हित में नहीं है कि हम यानी अमेरिका को ये लगता है कि ये उसके हित में नहीं है कि भारत को वो अलग थलग करे। स्वर्ण सिंह साहब, ये चीन का इम्पैक्ट है और अमेरिका को इस बात का एहसास होने का इम्पैक्ट है कि हम भारत को अलग थलग करके नहीं रख सकते, या फिर भारत के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। यही वजह है कि इस तरह के बयान, इस तरह के सोशल मीडिया ट्रूथ पे उनके पोस्ट आ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। जब जुड़ेंगे तो फिर ये सवाल लेकर के आऊँगा, लेकिन यही सवाल लेकर के अजय श्रीवास्तव सर आपके पास में आना चाहता हूँ। इसको क्या मानते हैं ये, जैसा कि नरेश कौशिक साहब कह रहे थे, ये क्या चीन के साथ नज़दीकियाँ दिखाने का इम्पैक्ट है और अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत तो झुका नहीं और उल्टा रिश्ता खराब हो रहा है जो हमें भी नुकसानदेह करेगा? नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि शायद जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाए और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत चीन की यात्रा कर ली एससीओ मीटिंग के लिए, उससे फ़र्क पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा उनके लिए। अमेरिका जो है इंडिया को 20 से अधिक सालों से एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया पैसिफिक के रूप में डेवलप कर रहा था, एज ए अल्टरनेट टू चाइना। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का मेन पार्ट था, क्वाड का वन ऑफ द 4 मेंबर्स था। तो वो सारी चीज़ें उनके 50% टैरिफ से कटाई में आ गई थी। आई थिंक उन्होंने जोश में लगा दिया टैरिफ, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन था ट्रंप की टीम को कि ये टैरिफ गलत लग गया है और वो लोग भी एक बहाना ढूंढ रहे थे ये सब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि चीन की यात्रा से शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन डीपर दे रियलाइज कि दे नीड इंडिया, यात्रा और नो यात्रा। हालांकि आपने दोनों लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को देखा होगा। अजय श्रीवास्तव जी, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी लगी, कौन सी लाइन लगी जो एक कह सकते हैं गहरा संदेश दे रहा हो?
तो मुझे दोनों के उसमें एक कॉमन ये लाइन लगी कि दोनों लोग चाहते हैं कि साथ में आ जाएं, डील फास्ट हो जाए। ये बिल्कुल क्लियर है। और ट्रम्प साहब ने अपनी टीम भी भेज दी साथ में, और वो टीम देखिए इनके बर्थडे से, प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से कंसाइड भी कर रही है टीम जो दिल्ली में है। तो सब चीज़ें सोच समझ की गई हैं, और ये क्लियर मैसेजिंग है कि शायद जो पुराना हो गया जोश में ट्रम्प की तरफ से, अभी वो लोग एक डील करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, तो डील की बात करेंगे। यस, डील की बात यहाँ पे करेंगे। स्वर्ण सिंह साहब से अगर संपर्क हो गया हो तो उनसे मेरी बात कराइएगा। स्वर्ण सिंह साहब, हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि दोनों लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको। तो अभी ट्रेड एक्सपर्ट होने के नाते तो अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि डील की बात करेंगे, डील फास्ट ट्रैक करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक जो बयान आया वो थोड़ा सा मुझे जो अलग सा दिखा वो ये था कि ट्रम्प यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस लाइन को जो लिखा उसके बाद सोशल मीडिया ट्रुथ पे ट्रंप ने भी जवाब दिया। तो उन्होंने भी कहा कि आपने हमें समर्थन किया है यूक्रेन मामले पर, इसका हम धन्यवाद देते हैं। उसको ही बड़ा गंभीरता से लिए उन्होंने। तो ये चीज़ क्या संकेत देता है, खास तौर से तब जब राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो खुद को शांति दूत कहलाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। स्वर्ण सिंह साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपने ये सवाल मुझसे पूछा, धन्यवाद। जी जी जी। उसके पीछे वजह साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो अपने चुनावी भाषणों में 24 घंटे कहते थे लगेंगे उनको युद्ध समाप्त करने के लिए, अब जान चुके हैं कि ये युद्ध इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। और खासकर अलास्का में जो उनकी शिखर वार्ता राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई, उसके बाद आप देखें कि वो खुद भी युद्ध विराम की बात ना करके शांति वार्ता की बात करना शुरू हो गए हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन शुरू से कहते हैं। तो मामला कितना जटिल है ये उनको समझ आता जा रहा है। और उसके सामने बिल्कुल देखें कि भारत ना केवल यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है, पर हाल ही में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अपना जो प्रभाव है वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ तालमेल बनाकर कोशिश करें कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो यूरोपीय देश भी आज भारत की एक तरह से उसमें योगदान चाहते हैं। और ठीक उसी तरह से जब भारत के प्रधानमंत्री थियानजिन गए हुए थे शांघाई सहयोग संगठन में, तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री को बात फोन पर करते हैं कि आप राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो शायद कुछ संभावना हो सकती है कि ये युद्ध समाप्त हो। तो भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का योगदान जो इस युद्ध को कम से कम शांति की ओर ले जाने की तरफ है, वो सामने नजर आता हुआ साफ नजर आता है। और दूसरी, जल्दी से मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि ये रुझान में जो फर्क आया है वो उसके पीछे मुझे लगता है कि भारत का संयम, और खासकर प्रधानमंत्री की थियानजिन यात्रा में जिस तरह से रूस और चीन ने ये दिखलाने की कोशिश की कि भारत उनके खेमे में आता जा रहा है, ये शायद कोर्स करेक्शन की वजह बनी है। और तीसरी बात कि शायद ये क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप परंपरा से हटकर उनका तरीके हैं और उनकी टीम में जो लोग हैं, जैसे वो उनके आसपास भड़कीली भाषा में बात करते हैं, चाहे वो हॉवर्ड लटनिक हो, स्कॉट बेंसेट हो, और सबसे आगे पीटर नवारो, पर उसके साथ साथ मार्को रूबियो की और यदि सर्गी और गोर की आप भाषा देखें तो उनकी भाषा लगातार सकारात्मक और उम्मीद वाली एक तरह से रही है भाषा। और भारत ने भी अच्छे से कैलकुलेट किया कि करीब 2/3 ऐसा निर्यात है भारत का जिस पर असर आएगा। 1/3 व्यापार जो रूस अमेरिका के साथ है उस पर ज्यादा असर नहीं, फोन, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल नहीं है ये टैरिफ अभी तक। तो नुकसान है, कुछ सीमित जगह में नुकसान है। और चौथी और आखिरी बात कि लगातार इस दौरान जब तनाव बना हुआ था 27 अगस्त के बाद, तब भी भारत और अमेरिका का लगातार अलास्का में सैन्याभ्यास हुआ। वहां से भारत की लगातार 2+2 डायलॉग हुआ जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री से करते हैं। केवल
अपने खास मिलिट्री अलायंस पार्टनर्स के साथ ही अमेरिका इस तरह की बातचीत करता है। वो बात हुई, फिर बोइंग का एक अमेरिका से और डेलीगेशन आया कि भारत किस तरह के उपकरण, हथियार या एरोप्लेन वगैरह खरीद सकता है। और अब ये आपने देखा कि मिस्टर लिंच जो आए हुए हैं भारत, तो लगातार सब पहलू चलते रहे साथ साथ में, पर क्योंकि भाषा भड़कीली थी इसलिए जरूरत से ज्यादा शायद हमें लगा कि तनाव बहुत बढ़ गया है और इसका कोई सुलझाने की संभावना नहीं है। पर इस सब के पीछे मुझे लगता है कि भारत का संयम जो था उसको मैं मानता हूं कि उसकी वजह से भारत ने उसी भाषा में बात करने की कोशिश नहीं की, अपने विकल्प हैं ये दिखा दिया। तो बाद में मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि कुछ और तरह से भारत से बात करनी होगी। हालांकि अपनी बातों को मनवाने की अब भी कोशिश करेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, पर उनकी रणनीति में मुझे लगता है बदलाव है, उनकी नीति में बदलाव नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी रणनीति में बदलाव है, उनकी नीति में बदलाव नहीं है, और अब भी वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। वीना सीकरी मैम, आप, हालांकि दोनों नेताओं ने ये तो कहा है कि हम अपने साझेदार को एक नए लेवल पर ले जाएंगे, और उससे पहले जो अधिकारियों की बैठक हुई ये हुआ कि हम लोग जल्द से ट्रेड डील को साइन करने की कोशिशें तेज करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कह रहे थे कि रणनीति भले ही बदली हो, नीति ना बदली हो, तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की तरफ से तो एक बात बिल्कुल सही है कि हमने शुरू से ही, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमारे 3 रेड लाइंस हैं, 3 ऐसे हमारे विषय हैं जिसपे हम बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि ट्रेड और टैरिफ के मामलों में एग्रीकल्चर, फार्मर्स, फिशरमैन, मछुआरे और अन्य मतलब माइक्रो एंड स्मॉल और डेयरी प्रोड्यूसर्स, इन सब की जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम इनको बिल्कुल इनके इंटरेस्ट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होने देंगे। नंबर 1 ये था। नंबर 2 था कि हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, और अगर हमें ये लगा कि हम रूस से जो तेल खरीदते हैं वो उससे हमारे लोगों के लिए फायदा है, हमारी इकोनॉमी के लिए फायदा है, तो हम ये लगातार खरीदने इसको रखेंगे, वाजिब करेंगे, और इसको हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात हमने कहा थी कि जो जहां तक इंडिया पाकिस्तान मामले हैं, थर्ड पार्टी मीडिएशन इसमें बिल्कुल वर्जित है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे 3 रेड लाइन बिल्कुल वही रहेंगे, मुझे जो लगता है, क्योंकि इनसे अलग होना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और बात है जिसकी आपका ध्यान में लाना चाहूंगी, और वो है चीन। और शुरू से मुझे हमेशा ये लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी जो वो कह रहे थे बिग ब्यूटीफुल डील विद चाइना, उस पे वो सबसे ज्यादा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील लग रही थी, और इस डील को बनाने के लिए, इस डील पे कंक्लूजन लाने के लिए वो सारे अन्य देशों को, जैसे कहते हैं ना, थ्रो देम अंडर द बस, उनकी मतलब उनको एक तरह ये चीन के लिए ना, चीन के साथ उनके बातचीत लगातार चल रही है। पहले टैरिफ बहुत बड़े, फिर उन्होंने एक कहा कि एक पॉज लगेगा, एक दूसरे 90 दिन का पॉज हुआ है, और ये अब पॉज नवंबर में खत्म होगा। लेकिन देखिए, सब चीजें जो है, जो कॉर्न, जो अमेरिका हमसे कह रहा है आप हमारा मक्का खरीदिए, लेकिन ये तो चीन पहले उनसे खरीदा था, और जब से ये टैरिफ की बात चीन के साथ आई तो चीन ने बंद कर दिया। अब वो अमेरिका से नहीं खरीद रहे हैं और वो ब्राजील से खरीद रहे हैं, तो जो अमेरिका के फार्मर्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है, और ये सब मांगा सपोर्टर्स हैं, ये जस्ट सब रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं जो फार्मर्स हैं, जो मेज और अदर चीजें ग्रो करते हैं। तो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, और इसलिए वो अब बहुत प्रेशर भारत पे डाल रहे थे, लेकिन जब भारत इस पे नहीं हिलेगा तो कुछ उनको और ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए, सवाल उठता है, एक बात और, फ्राइडे 2 दिन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी, और टिकटॉक के ऊपर उनका अग्रीमेंट समझौता हो गया, ये शायद अनाउंस होगा फ्राइडे को, और उसके अलावा ये जो बिग ब्यूटीफुल डील विद चाइना उसके ऊपर बातचीत होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जान लिया है कि भारत का जो प्रेशर, वो कह रहे थे कि भारत के ऊपर प्रेशर डाले और चीन विल बी हैप्पी और चीन हमारे साथ डील कंक्लूड करेगा, ये उनका दांव बिल्कुल चला नहीं है। और भारत तो वैसे के वैसे, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो हम ये जो बात आपने कही, इसमें थोड़ा सा एक राय में अजय श्रीवास्तव जी आपका ले लूं कि
ठीक है, अब संबंध को सुधार लें या फिर सुधारने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से रिलेशन अब बने हैं, भारत ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, संबंध को कभी तोड़ा नहीं, बातचीत के रास्ते को कभी बंद नहीं किया। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि हम जितना जल्दी हो ट्रेड डील को लॉक करने के लिए कोशिशें और तेज करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि बात कहाँ जाके बनेगी? क्योंकि भारत ने तो जितना देना था मैक्सिमम दे दिया, भारत ने रेड लाइन भी बता दी है। अब यूएस की जो टैक्टिक थी वो भी बहुत सफल हुई नहीं, तो अब क्या लगता है यूएस अब कंप्रोमाइज़ करेगा यहाँ पे चल के? देखिए, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा नेगोशिएशन शुरू हुए थे तो उस समय केवल 25-26% टैरिफ की बात थी। नेगोशिएशन चल रहे थे, चलने के बीच में इन्होंने 25% अलग से लगाए हैं। तो आप ये बताइए, जब तक ये एडिशनल 25% जो रशिया कार्ड लगे हैं, जब तक ये ड्रॉप नहीं होते हैं, तब तक वो ऑफिशियल्स क्या निगोशिएट करेंगे? या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जो फर्स्ट 25% है उसको आप 10 ले आइए और ये 25 रहेंगे 35%? वो तो इकोनॉमिकली मीनिंगलेस है, पॉलिटिकली इट कैनॉट बी सोल्ड, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमको ये रशियन ऑयल का इशू सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे सॉल्व हो सकता है? 2-3 तरह से सॉल्व हो सकता है। या तो दोनों देशों के बीच में झगड़ा बंद हो जाए, यूक्रेन रशिया, वो तो अभी लगता नहीं है। या फिर जो है अमेरिका ये ड्रॉप कर दे, वो ड्रॉप करने के मूड में लगता नहीं है। उन्होंने अपने आप को टाई अप कर लिया है बहुत बुरी तरह से कई फंदों में, जैसे कि वो जब उनकी 2 जगह अपने कोर्ट्स में वो अपने केस हार गए हैं टैरिफ का, अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, वहाँ उन्होंने इंडिया का उदाहरण दिया है कि अगर ये जो है हमारे टैरिफ को आप लोग इलीगल करते हैं, जो कि नीचे की 2 कोर्ट्स ने कहा है, तो फिर हम इंडिया जैसे वॉयलेटर को, जो कि जो वॉर भड़का रहा है रशिया की ऑयल खरीद के, उनको हम पनिश कैसे करेंगे? तो उन्होंने पूरे जो एग्जिस्टेंस ऑफ टैरिफ है पूरी दुनिया में लगाए हैं, उसके लिए इंडिया को एक एग्जाम्पल दिया है सुप्रीम कोर्ट के अपने एफिडेविट में, स्वॉर्न एफिडेविट में, कि ये इंडिया जैसे कंट्री हम पनिश कैसे करेंगे। अब वो वहाँ फंस गए हैं। अगर वो इंडिया से ट्रेड करना भी चाहते हैं तो अपना केस वो सुप्रीम कोर्ट में लूज करेंगे, मतलब वीकेंड करेंगे वहां पर। तो ये सब चीजें हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगता है इन सब से निकलने के लिए जो कल परसों जो बात हुई जी, हाँ नहीं, मैं चाहते अगर इनसे निकलना हो, हाँ 25% रशिया के नाम पर जो टैरिफ लगाया है वो अगर ट्रंप हटाना चाहे तो क्या बहाना उनके पास हो सकता है? कुछ तो बहाना ढूंढेंगे ना, जैसा लगाने के लिए बहाना ढूंढा था वैसे कुछ बहाना। तो बहाना एक, मुझे बहाना ये समझ में आया, जो कल परसों बात हुई है कि बोला गया है कि यूरोप जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए 50 से 100%, क्योंकि वो भी रशियन ऑयल खरीद रहा है। अब देखिए, तो ये एक वो है कि शायद यूरोप को या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, ये युद्ध रुकवाना है मुझे। यूरोप ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, यूरोप आगे बात करे, और यूरोप कर नहीं पाएगा, ये यूरोप के बस का है नहीं चाइना को कंटेन करना। चाहे अमेरिका खुद ही नहीं लगा पाया, यूरोप क्या लगाएगा? यूरोप तो बेचारा फंस जाएगा उसमें। तो अल्टीमेटली ये होगा कि अमेरिका कहेगा जब तुम लोग सफर कर रहे हो यूरोपियंस ज्यादा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं भी ये छोड़ता हूं। उसके लिए जमीन वहां पे तैयार कर दी एक तरीके से। नरेश कौशिक जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि भारत ने, आपको याद होगा कि अमेरिका से तेल, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका से तेल का आयात काफी बढ़ाया है, लेकिन अभी भी और बहुत गुंजाइश है। तो भारत अमेरिका से ऑयल और ज्यादा खरीद सकता है और ट्रंप इससे बहुत खुश होंगे। तो हमें रूस से तेल खरीदना कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर हम रूस से थोड़ा बहुत अमेरिका से और खरीद लें तो ट्रंप इससे शांत हो सकते हैं। और जो दूसरी बात जो उन्होंने ये यूरोपियन देशों को, दरअसल उन्होंने नेटो देशों को कहा है कि भाई आप मांग कर रहे हैं ना यूक्रेन के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो आप लगाइए चीन पर टैरिफ, हम सब लगाते हैं। तो ये यहां यूरोप के लोग तो तैयार नहीं है, तो ये एक तरह से उन्होंने गूगली फेंकी है, जो और एक तरह से ये बताया है कि देखिए ये संभव नहीं होगा, ये हम सिर्फ भारत को ही हम ये दंडित नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे भारत को इससे निकालना होगा। तो एक तरह से वो दरवाजा खोल रहे हैं ये 25% टैरिफ हटाने का, और उसमें अगर भारत अमेरिका
अमेरिका से कुछ तेल और ज्यादा खरीदेगा या और चीजें खरीदेगा, तो मैं समझता हूं ये 25% वाला चीज पर समझौता हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, ये कि ये जो गुड्स वाला जो है टैरिफ का 25% की गुड्स की हम बात कर रहे हैं, भारत की जो इकोनॉमी है वो 50% से ज्यादा जीडीपी वो सर्विस सेक्टर से आती है, और सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अमेरिका से जुड़ी है। और ये जो बहुत बड़ा जो खतरा मुझे जो दिख रहा था कि अगर ये रिश्ते हमारे खराब होते तो उस सर्विस सेक्टर पर बहुत फर्क पड़ता। और इस समय चीन इनके लिए इतना बड़ा, अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसमें भारत की मदद और भारत का सहयोग बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए चीन से निपटने के लिए। चीन से निपटने के लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वीना सिकरी मैम कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि ये जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुआ है, इसमें एक कॉमन फैक्टर है। एक तो है कि ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, यूक्रेन रशिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें पीस एग्रीमेंट करने की फोकस है दोनों के मैसेजेस में। तो हो सकता है कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप यूके में है, लंदन में है, और उनकी बातचीत चल रही है प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के साथ। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईयू और यूके एक किसी डील पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को राजी करने के लिए जोर लगाएंगे, और अगर ये डील तय गई किसी तरह की से, तो ये 25% का टैरिफ तो अपने आप में इरेलेवेंट हो गया, तो वो एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात ये है, और दूसरी बात जैसे कौशिक जी ने कहा, ये जो फैक्टर गूगल, इंटरनेट, इन सब सोशल मीडिया कंपनीज के, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि जो नेपाल में हुआ कि जो सोशल मीडिया एप्स बैन करने पे ये जो बिल्कुल हलचल मच गई और रिजीम चेंज भी हो गया है, उसमें यही था कि नेपाल उस तरफ जा रहा था कि वो चीन की जो इंटरनेट कंपनी है भाई, वो उसी को लागू करेंगे नेपाल में, और सारे वेस्टर्न कंपनीज को बैन करेंगे। तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और हमने भी, भारत में भी ये बात कई दफा चली आई है कि चलो डिजिटल टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न कंपनीज इतना ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं इंडिया से, और इन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। हमारा डिजिटल टैक्स का लॉ भी बना था, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो ये दो बातें जो है, ये भी एक बहुत जरूरी बातें हैं जो लिंक्ड विद जो मुझे लगता है कि टैरिफ प्लान्स इधर उधर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे कुछ चीज़ें चल रही हैं जो हम लोग को नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म कराने के लिए अलग अलग लेवल पे बातचीत यहाँ पे हो रही है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप अगर कुछ हिंट दे सके, क्योंकि अभी आज शाम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी फ़ोन कॉल आया। मौका तो था जन्मदिन को लेकर बधाई देना, शुभकामनाएं देना, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि अगर रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना है तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। तो ये सब क्या संकेत दे रहे हैं कि ये रूस के नाम पर जो 25% टैरिफ लगाया, तो ये तो अलग बात है ही, उसको हटना चाहिए पहले, लेकिन ये शायद खत्म कराने के लिए कई देश लगे हुए हैं। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर जो दूसरे वाला 25% जिसको पेनल्टी टैरिफ कह रहे हैं, वो अपने आप में भारत ने बार बार कहा अनफेयर है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इस ऊर्जा के आयात से भारत ने ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघन किया है, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। तो ये अपेक्षा है भारत में कि सबसे पहले जो ध्यान होना चाहिए, आपस में जो बातचीत फिर से शुरू होने वाली है व्यापार को लेकर, उस पर यह बात होनी चाहिए कि ये 25% जो है, जो अनफेयर है, इसका क्या करना है। अब इसको राष्ट्रपति ट्रंप कैसे हटा सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि वो ये कह सकते हैं कि भारत के व्यवहार में फर्क आया है। अब ये साफ जाहिर है कि 2023 से ऊर्जा के आयात में थोड़ी सी कमी हुई है। वो दिखा सकते हैं कि भारत ने धीरे धीरे अपना आयात कम करना शुरू किया है, और वही आयात की भरपाई हम अमेरिका से तेल लेकर कर सकते हैं। तो ये एक बन सकता है उनके लिए माहौल, जिसमें वो कह सकते हैं कि यदि 25% में हटा नहीं रहा हूं, केवल पॉज लगा रहा हूं उसके ऊपर, ताकि बातचीत आगे बढ़े। दूसरी बात, उनके जो मनोनीत राजदूत हैं सरगई गोर,
और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक ही भाषा में कह रहे हैं कि अगले कुछ सप्ताह में यानी नवंबर तक संधि होने की संभावना है। वो जरूरी नहीं है कि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो किसी तरह की मिनी एग्रीमेंट हो सकती है, जब फर्स्ट ट्रांच हो सकता है। अब बात आती है कि यूक्रेन युद्ध में भारत के बढ़ते हुए योगदान को किस तरह से आंकते हैं हम, और उसका क्या असर राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है। आप देखें कि अपने अलास्का शिखर वार्ता जाने से पहले और उसके बाद, फिर उसके बाद थियानजिन में, और आज बार बार रूस के राष्ट्रपति यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता से बात कर रहे हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। वैसे ही राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, और रूस और यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों का नेतृत्व भी भारत को अहमियत देता हुआ नजर आता है। पर फिर वही कि भारत ने कोई चीन की तरह 14 सूत्रीय कार्यक्रम का अनाउंसमेंट नहीं किया, जिस तरह से पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया था। बड़े धीमे धीमे बैक चैनल से, बिल्कुल इम्परसेप्टिव तरीके से भारत अपना धीरे धीरे जो योगदान दे सकता है वो उसमें देने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये मुझे लगता है अपने आप में थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिल रही है ये अमेरिका में कि भारत का योगदान जो है वो जरूरी है, और भारत के प्रधानमंत्री ने उस अवसर को खोया नहीं। बहुत जल्दी कहा कि हाँ, आपकी जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से उम्मीद बनती है कि यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है और हमारा सहयोग उसके साथ है। तो ये जो बारीकी से देखें, छोटा छोटा भाषा का और ये तौर तरीकों का जो लगातार एक तरह से कैलिब्रेट किया है भारत ने, उससे लगातार भारत का जो प्रभाव है बिना कुछ आक्रामक रुख या भड़कीली भाषा को अपनाए लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। पर ये मैं बार बार कहूंगा कि अभी भी अमेरिका यही कोशिश करेगा कि भारत अपने सारे टैरिफ हटा दे, और अमेरिका जैसे कुछ दूसरे देशों के साथ उसने किया है। और ये बात भी जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू में कह रहे थे कि 80 देशों के साथ उनका नया व्यापार की संधि होने वाली है। आधा दर्जन से ज्यादा देशों से उनकी कोई संधि हो नहीं पाई है, वो भी अपने दोस्त देश, अलायंस पार्टनर्स उनके अपने हैं जो मान गए हैं। हालांकि भारत के पड़ोस में देखें तो पाकिस्तान को भी 19% टैरिफ लगाने की बात हुई है, जबकि भारत पर 50% है। तो ये टैरिफ कम हो सकता है, इसके कोई तौर तरीके ढूंढे जाएंगे, बनेंगे। पर वो जो उनका बुलिंग बिहेवियर है, मैक्सिमम प्रेशर बिहेवियर है, वो खत्म नहीं होने वाला बड़ी जल्दी। भारत को लगातार ये संयम लेकर चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि जितना वो निर्यात अपना आसानी से अमेरिका में बहाल करा सकता है वो कराया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं जैसे जेमन ज्वेलरी है, श्रिम्प्स है, टेक्सटाइल है, अपैरल्स, गारमेंट्स हैं, वहां असर हमारी लाइवलीहुड पर लगातार पड़ रहा है। पिछले 3 महीने में निर्यात गिरा है भारत का। हालांकि ये बातचीत शुरू होते ही आप देखें निफ्टी ने दिखाया कि 90 पॉइंट्स ऊपर गया है आज निफ्टी। तो धीरे धीरे उत्साह भी बन रहा है, पर चिंताएं, चुनौतियां बनी रहेंगी और बहुत संयम से काम लेना होगा भारत को। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों फ़ोन कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी को, तो ट्रंप को भी एहसास हो गया कि हम जिस युद्ध को रुकवाने जा रहे हैं उस युद्ध में शामिल दोनों देश प्रधानमंत्री मोदी को भी अहमियत दे रहे हैं। और शायद ये भी एक फैक्टर था कि ट्रंप को लगा कि नहीं, मोदी को हम से बात करनी होगी, और मोदी ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने बातचीत में कह दिया कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, वो बड़ा अच्छा चल रहा है जी। और इसलिए भी ज़रूरी है अजय श्रीवास्तव जी, चूँकि पहले भी हम लोग कई बार चर्चा किए तो मुद्दा ये निकल कर आया कि ट्रंप के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया, लेकिन भारत तो दे नहीं रहा है। तो उसका जो दिल में जो कसक थी वो इससे मिटती हुई दिखनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात है, अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में रुक जाएगा। वो अपना बोलेगा एलोन मस्क को कि स्टारलिंक की इंटरनेट सप्लाईज बंद कर दो, वहाँ पर यूक्रेन की सारी सेनाएं जो हैं बिना इंटरनेट के कुछ भी बढ़ नहीं सकती हैं। अमेरिका साल में हर साल 50 बिलियन से अधिक आर्म्स दे रहा है। यूक्रेन एक दिन नहीं लड़ सकता बिना अमेरिकन आर्म्स के। अमेरिका जिस दिन चाहे वो युद्ध रोक सकता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप, एक आउटकम चाहते हैं उस युद्ध से जो यूक्रेन के फेवर में हो। शायद वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इतना लंबी चौड़ी बातें घुमा घुमा के की जा रही हैं। तो बट कमिंग टू ये इंडिया और पाकिस्तान, हाँ शायद हमने बिना चाहे, बिना उस समय हमें समझ भी नहीं आया
हम सही थे अपनी जगह, क्योंकि कल पाकिस्तान में भी उनके मिनिस्टर साहब ने बोला है कि दोनों देशों ने आपस में डिसाइड किया था युद्ध रोकने के लिए, ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ऐसा क्लियर बोला गया है। तो इंडिया ने मना किया, लेकिन शायद हम लोग बिना अनचाहे में उनके शायद नोबेल पीस प्राइज जो वो चाह रहे थे उनको मिलने वाला है, उसके बीच आ गए, तो वो बहुत बेचारे परेशान हो गए और उसके बाद में इतने सारे एक्शंस लेकिन अब तो हम बीच में से हट गए हैं और ऊपर से एक तरह से संकेत भी दे दिए कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए तो हम बीच में नहीं आएंगे, हम तो आपका समर्थन करते हैं। स्वर्ण सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं सर? छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार साहब ने भी कह दिया है कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध नहीं रोका है। और दूसरा, एक कल ही एक कश्मीरी नाम से टेररिस्ट है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की परिवार को बहुत लोगों को मार गिराया है। तो ये सच्चाई, भारत की जो युद्ध लड़ने का तरीका है, किस तरह से 4 दिन में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके बंद किया है, वो भी यूक्रेन और गाजा में जो हो रहा है उसके सामने एक उदाहरण की तरह सामने आता है। तो उससे भी भारत की जो साख है वो बदल जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि इन सब के बीच में एक बात जो आप लोगों ने कही वो बिल्कुल सही निकला। शुरू में कई लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी पता नहीं कितना सफल माना जाए ऐसे सूरत में, लेकिन भारत ने जिस संयम का परिचय दिया और जिस कूटनीतिक तरीके से काम किया वो वाकई अपने आप में काफ़ी सफल रहा, खासतौर से ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष के सामने। और इसके अलावा अब जो एक नई बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर हम लोग ट्रेड डील करेंगे तो आखिर वो रास्ता कहाँ है जहां पे ट्रेड डील को लेकर बात बनती हुई दिखेगी और कितनी जल्दी हो सकती है, क्योंकि तय तो ये कर लिया गया कि बहुत जल्दी करेंगे, कितनी जल्दी हो जानी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक मुद्दा जो इस पर मैं चाह रहा था कि आप लोगों का फोकस करना कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि संबंध अगर सुधरते दिख रहे हैं तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, उनको अपने सहयोगियों को भी समझाना होगा कि अब आप लोग भी टोन डाउन करिए और बेतुके बयान देना बंद करिए, चाहे वो पीटर नवारो हो या फिर स्कॉट बेसेंट हो। तो अगर उनकी तरफ से भी बयानबाजी बंद हो जाती है तो ये माना जाएगा कि चीज़ें अब वाकई पटरी पर आ चुकी हैं। नरेश कौशिक जी, उनके बयान कितनी गंभीरता से लिए जाने चाहिए? देखिए, ये दरअसल ट्रंप के अटैक डॉग्स की तरह से इनको मैं देखता हूं। ये दरअसल वो बात कहना चाहते थे जो ट्रंप सीधे सीधे नहीं कहना चाहते थे। तो पीटर नवारो का भी रुख थोड़ा सा कम हुआ है और मैंने स्कॉट बेसेंट का कल से कोई बयान नहीं देखा है। तो मैं समझता हूं कि इनके बयानों में अब धीरे धीरे गिरावट आएगी और ये भी देखेंगे कि इससे अमेरिका का उनके बयानों से नुकसान हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सचेत होकर देखना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये बातचीत हुई है, दोनों ने एक दूसरे को दोस्त फिर से कहना शुरू कर दिया है, बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रेडिट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस अभी तक कोई परिणाम नहीं है। यानी ट्रंप दरअसल कम से कम ये कर सकते थे कि इस जो टैरिफ हैं उनको आप सस्पेंड कर देते, जैसे चीन के साथ किया उन्होंने जब तक बात हो रही है, या कुछ कम कर देते तब तक एज गुड जेस्चर, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जैसे 25 साल तक हमें ये पिछले खासकर कुछ साल से ये लग रहा था कि अमेरिका तो हमारा दोस्त है, अमेरिका पर हम बिल्कुल निर्भर हो सकते हैं, लेकिन अब भारत में ये सवाल लोग धीरे धीरे जोर से उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका पर हम विश्वास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में एंटी अमेरिका लॉबी हमेशा से रही है। वो लॉबी अब इस 2-3 महीने की लड़ाई से मजबूत हुई है और जो लोग अमेरिका के समर्थक हैं वो बहुत ही दबी जबान में अमेरिका की बात अब करते हैं। तो ये अमेरिका की जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है कि वो भारत को विश्वास में लेने के लिए कुछ गुडविल जेस्चर करें, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाएं,
ताकि ये जो भारतीयों के मन में जो एक अविश्वास जग रहा है उसको फिर से वापस किया जा सके। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, वो ये कि यूक्रेन के मामले में हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्यों ये लड़ाई रुकवाना चाहते हैं उसकी असली वजह वो नहीं है जो ये कह रहे हैं कि वहां पर लोग मर रहे हैं। लोग तो सबसे ज्यादा गाजा में मर रहे हैं, लेकिन उसको रुकवाने के लिए तो ट्रंप कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो रुकवाना ये लड़ाई इसलिए चाहते हैं क्योंकि चीन का उस लड़ाई को जारी रखने में हित है। जब तक अमेरिका या नेटो या जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जब तक यूक्रेन में उलझे रहेंगे वो चीन पर फोकस नहीं कर सकते। और ट्रंप की तो ये घोषित नीति है कि वो रूस को चीन से अलग करे, तो ये भी एक वजह मानी जाती है कि वो ज्यादा दोस्ताना पुतिन को लेकर दिखाते हैं। वीना सिकरी मैम, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही नरेश कौशिक जी ने। मैं बड़ा स्पेसिफिक आपके पास सवाल लेकर आना चाहता हूं कि क्या ट्रंप के बदले सुर के बावजूद भारत को सचेत रहना चाहिए भविष्य में, क्योंकि इतने पुराने रिश्ते भी हो सकता है कभी बिगड़ते हुए दिखे, या फिर ट्रंप कोई ऐसी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, कुछ ऐसा जेस्चर दिखाएंगे कि संबंधों में जो कुछ कड़वाहट आई थी वो दूर हो जाएगी? देखिए, हाल में जो भी हो रहा है और पिछले हफ्ते में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी, और तियानजिन में हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए, एससीओ समिट में गए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, सारे चीज़ों से एक बात साबित ज़रूर हो रही है कि हमारी पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, मल्टी अलाइनमेंट की है, वो सबसे सही पॉलिसी है, उससे हमें बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। वाकई ये बात सही है कि अमेरिका के लिए भारत के लोगों में बहुत आक्रोश बढ़ा है, और कहते हैं क्यों इतनी सालों से, जैसे 21वीं सदी से जब से शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती जताने के बहुत ही स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन एकदम से जो है कुछ ही महीनों में, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी के महीने में गए थे वॉशिंगटन, उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने निर्णय किया था कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की निगोशिएशन शुरू हो जाएगी, और भारत के साथ सबसे पहले शुरू हुई। लेकिन एकदम से 3-4 महीने से, और जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसके बाद आसिम मुनीर को लंच के लिए, ये सब चीज़ों के साथ भारत के लोग बड़े पजल्ड भी हैं, परप्लेक्स भी हैं, लेकिन नाराज भी हैं, आक्रोश भी हैं उनमें कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो वाकई जो है दोबारा अमेरिका से ऐसे दोस्ती बनाने में हमारे लोग इतना उसकी तरफ नहीं होंगे। और हमने देखा है कि की बात जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी निकली है इन सब चीज़ों से, कि हमारी आत्मनिर्भरता की जो कैंपेन है, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, ये हमारे भारत के लोगों की भी कन्विक्शन अब हो गई है कि ऐसे ही करना है। और पहले बहुत ही डिफेंस इक्विपमेंट के लिए था कि चलो बाहर से खरीदे, इससे खरीदे, उससे खरीदे, और टेक्नोलॉजी लाने की बात बहुत कम होती थी, खरीदने की बात ज्यादा होती थी। लेकिन अब कि हाँ, और अब जो है जो आत्मनिर्भरता की कैंपेन अब बहुत जोरों शोरों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, बहुत ही सफल है ये कैंपेन। और आगे चल के और भी ज्यादा, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने अब और भी आश्वासन दिया है कि वो अन्य डिफेंस इक्विपमेंट की बनावट भारत में करेंगे, सुपर स्टेल्थ जेट्स एयरक्राफ्ट की भी करेंगे। तो ये उन्होंने जो डिस्कशन हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, बहुत ही आगे बढ़ी है ये बात की मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ 100%। और इसमें अमेरिका भी काफी पीछे रहा है, क्योंकि ये जो जी के इंजन हैं उनके आने में बड़ी देर होती है, डिले हो गए हैं। तो ये सब चीजों में जरूर तो दरअसल अमेरिका के रुख ने हम लोगों को एक नए दरवाजे खोलने के लिए भी प्रेरित किया, और एक तरीके से थैंक यू भी कहना चाहिए कि चलिए आपने हमारी आंखें खोल दी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँ जो अभी नरेश कौशिक जी कह भी रहे थे कि जब बात इतनी हो गई, अगर हम लोग इतने मधुर हो गए बातचीत में, तो क्यों ना हम लोग जैसा कि चीन के साथ किए, अमेरिका से ये अपेक्षा रखें कि आप फिलहाल टैरिफ को सस्पेंड कर दीजिए, बातचीत करिए, जब बातचीत नहीं होगी तो फिर टैरिफ लगा दीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण जी। हमारा सबसे पहला ध्येय जो होना चाहिए अभी व्यापार की बातचीत में, वो यही कि किस तरह से ये जो पेनल्टी वाले 25% टैरिफ हैं
उनको कम से कम रोका जाए, पॉज लगाया जाए, अच्छा है यदि हटा दिया जाए। और यहां तक आपने की बात कि क्या अमेरिका पर भारत को विश्वास करना चाहिए, क्या ये रुझान में बदलाव असली है या केवल दिखावा है, उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से भारत एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, एक उभरती हुई शक्ति भी कह सकते हैं, तो जैसे जैसे भारत का उदय होगा तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा और कुछ हद तक तनाव भी बनेगा भारत अमेरिका में। दोनों अपने अपने जो राष्ट्र हित हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे। आज से ही आप नहीं, देखिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि क्या यह भारत के बढ़ते वर्चस्व का परिणाम है कि अमेरिका को भारत खटकने लगा है, या फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्वभाव का परिणाम है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का एक अपना तरीका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो नेतृत्व है उसकी वैधता नहीं ढूंढते हैं। वो केवल अपने सीमाओं के अंदर सुरक्षा और समृद्धि लाने की कोशिश में है। उन दोस्तों को जब दूसरे देशों को नाराज करना पड़ता है तो वो सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो उनका जो नेतृत्व है वो जरूरी है कि थोड़ा सा हटके है, पर चाहे कितने भी दोस्ती के संबंध हमारे अमेरिका के साथ हो जाएं, जैसे ही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरेगा, 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो बहुत से क्षेत्र ऐसे आप देखेंगे, चाहे आज ही देखेंगे, स्टार्टअप्स के लिए, यूनिकॉर्न्स के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती हुई नजर आती है। तो बहुत से क्षेत्रों में जरूरी है कि अमेरिका को भी लगेगा कि भारत प्रतिस्पर्धा में शायद आगे निकलने वाला है, और शायद इसी चीज को, भारत की जो लगातार उदय है उसको रोकने की एक कोशिश है कि वो भारत को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखना चाहते हैं और भारत को एक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, चीन से अपना जो उनका प्रतिस्पर्धा लगातार रहती है। भारत के उदय को रोक नहीं सकते हैं, आज वो सबसे तेजी से वृद्धि दर वाला देश है। तो ये जो निर्भरता है आपस में, चाहे वो भारत चीन की हो, भारत रूस की हो, भारत अमेरिका की हो, उसमें ये समझना होगा कि किन किन क्षेत्रों में कहां तक ये देश आपस में तालमेल बना सकते हैं और जो टकराव है, जो तनाव है, उसको कम कर सकते हैं ताकि आपसी टकराव से नुकसान ना हो। यदि इस तरह से टैरिफ बढ़ाने से भारत का नुकसान है तो उसमें अमेरिका का भी नुकसान है। तो ये समझकर ऐसे क्षेत्रों पर तालमेल बनाना, यहाँ साझेदारी हो सकती है। ये लगातार आने वाले दशकों में आप देखेंगे कि यही रुझान रहेगा भारत का भी, और कोशिश करेंगे कि दूसरे देश इस बात को समझें कि भारत के उदय को अब रोक नहीं सकते हैं आप। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी एक स्टडी आई है उनके पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, जो ये कह रहे हैं, उनके अपने जो प्रोजेक्शंस हैं कि इस सदी के अंत तक भारत 180 करोड़ लोगों का देश होने जा रहा है। और यदि 180 करोड़ लोगों की बात आप सोचें, जो उत्पादन भी करेंगे, उसका उपभोक्ता भी बनेंगे, उसमें वो शोध भी करेंगे, नवाकार, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो संख्या है उसी को लेकर प्रभाव बढ़ने वाला है। तो ये अपना जो तालमेल है वो आदान प्रदान से ही बनेगा। कुछ अमेरिका को कंसेशन देना पड़ेगा, जाहिर है कुछ भारत को भी देना पड़ेगा, चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो, चाहे वो वहां से हथियार खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो। और आपको जैसे मैंने कहा कि ये तनाव के चलते, भड़कीली भाषा के चलते भी बातचीत लगातार अलग अलग क्षेत्रों में होती रही है, शायद वो मीडिया में हेडलाइन की तरह से सामने नहीं आती है। हाँ, अजय श्रीवास्तव, ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा कि जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़ा मार्केट है, इतने बड़े कंज्यूमर हो जाएंगे, आबादी हो जाएगी तो बड़ा मार्केट निकल कर आएगा, घरेलू सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पे जो ट्रेड ऑर्डर पिछले कई सालों से चला आ रहा था, चाहे चीन के साथ चला आ रहा हो, चाहे रशिया के साथ चला आ रहा हो, चाहे यूएस के साथ चला आ रहा हो, वो यही उम्मीद रखें कि वैसा ही चलते रहे, ये तो संभव नहीं है। ये बदलेगा, और बदलेगा तो संबंधों में इस तरह के तनाव आते रहेंगे। सो ट्रेड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाइना से हमारा
ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्रॉस कर गया है, बट कोई टेंशन नहीं है। वो डेफिसिट इसलिए है क्योंकि हमें वो चीज़ें चाहिए जो केवल चाइना प्रोवाइड कर रहा है, यूएस या और कोई देश प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यूएस के साथ हमारा ट्रेड है, तो ट्रेड लेवल पर मैं कोई डीप टेंशन देखता नहीं हूँ। इसमें कोई, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई देश हमारा एक्सपोर्ट्स रोक रहा है या हम किसी का एक्सपोर्ट्स रोक रहे हैं। इवन देखिए गलवान के बाद में इतने झगड़े हुए, लेकिन जो नॉर्मल इंपोर्ट्स थे वो आते रहे। हमने इन्वेस्टमेंट में कहा था केस टू केस वो करेंगे, बट नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहा। तो ट्रेड और ग्रोथ से कुछ कंट्रीज दे एक्ट स्मार्ट, लेकिन इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है हर कंट्री के साथ में, तो नॉर्मल रिलेशंस हैं ट्रेड में। मैं नहीं ऐसे देखता हूँ कि, क्योंकि ट्रेड जो है WTO के रूल्स पर चलता है, सब प्रेडिक्टेबल रूल्स हैं। कोई वॉयलेट करता है तो पहले तो WTO में जा सकते थे, अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं ट्रेड के लेवल पर कोई भी इशू नहीं। तो ये ट्रंप ने पहली बार शुरू किया है बिग वे में कि वो टैरिफ को और ट्रेड को हथियार बना के अपना जियोपॉलिटिकल और बाकी जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा करना चाहते हैं। चाइना थोड़ा बहुत करता ट्रेड था, के लेवल पे, लेकिन ट्रेड के लेवल पे आप कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। एक आखिरी कमेंट में लूंगा, हमारे साथ नरेश कौशिक साहब हैं। नरेश कौशिक जी, ट्रेड के फ्रंट पे अजय श्रीवास्तव जी को कोई टेंशन नहीं दिख रही, लेकिन भारत जिस तेजी से उभर रहा है ये भी एक वजह हो सकती है कि जो अब तक दुनिया के मुखिया बने फिर रहे थे उनको अब खटक रहा है चीज़ें, और ये चीज़ें आगे चल कर भी खटकती रहेंगी। देखिए, मैं जो है विनम्रता से अजय जी से असहमत हूं कि ट्रेड के मामले पे कोई वो टेंशन नहीं है। ट्रेड की तो सारी टेंशन है, सारी पॉलिटिक्स ट्रेड की है। ट्रंप ने जो ये सब किया है तो ट्रेड की वजह से किया है। दूसरी वजह ये है कि चीन ने, आपको याद होगा, कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह रोके हैं। हमारी कुछ मशीनें रोक दी जिससे हमें विकास के लिए ज़रूरत थी। यानी कुछ अपने कारीगर वहाँ से वापस बुला लिए, जहाँ जो है फैक्ट्रियाँ जो काम कर रही थी, जैसे आईफोन बनाने वाली, उस पे उन्होंने ताइवान की कंपनी पर दबाव डाला। तो ये तो सब वो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ इशारा वीना जी ने किया था वो ये है आत्मनिर्भरता। हमें दरअसल अपनी ये जो 100 बिलियन का जो डेफिसिट है, यानी 110 बिलियन का हमारा कुल ट्रेड है, उसमें से सिर्फ 10 बिलियन हम चीन को बेच रहे हैं, 100 बिलियन खरीद रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। इसका तो हमें कोई विकल्प सूझना पड़ेगा। और यही बात रक्षा पर है। अगर हम अपने आप रक्षा के मामले में हम पर निर्भर नहीं होते, तो फिर आत्मनिर्भर नहीं होते, तो दुनिया हमें बुली करती रहेगी। तो ये बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे तो ये हाँ, हमें अपने पाँव पे जैसे जैसे खड़े होते रहेंगे तो जाहिर तौर पे सामने वालों को थोड़ी बहुत खटकेगी जरूर बात। लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो गया, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिमरी से आवाज़।